3 ट्रांजैक्शन कर ली थी सर हमने, सभी फॉर्मेट तैयार रखें, साथ साथ नोटिंग करते हैं। पॉइंट नंबर 4, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। मतलब हमारा बॉस बोलता है कि राम से गुड्स खरीदे हैं उधार में। भव्या आप बताइए जो सर राम है ये डेटर है कि क्रेडिटर है? क्रेडिटर, जिससे हम गुड्स उधार में खरीदते हैं, जो हमारा सप्लायर होता है उसे अकाउंट्स की लैंग्वेज में हम क्रेडिटर बुलाते हैं। आप चाहो तो वहां पे राम को अंडरलाइन करके क्रेडिटर वर्ड लिखिए। जैसे आप बताएं क्रेडिटर पांचों में से क्या होता है? पांचों में से क्या होता है? पांचों का मतलब एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। लायबिलिटी सर लायबिलिटी होता है, उधार लेकर आए कर्जा हो गया। आप बताएं ट्रेडिशनल के हिसाब से तीनों में से क्या होता है? ये पर्सनल, करेक्ट है। पर्सनल, पर्सन है नाम लिखा हुआ है सर, पर्सनल हुआ, वो सारी लायबिलिटी पर्सनल होती। गुड्स परचेज करें, परचेज इज अकाउंटेड टू राम। सर राम क्रेडिट क्यों हो रहा? लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, उधार लेकर के आए हैं तो हम पे कर्जा बढ़ेगा ना, घटेगा थोड़ी। तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, मॉडर्न के हिसाब से, ट्रेडिशनल के हिसाब से। बताइए राम रिसीवर है कि गिवर? आप बताइए राम रिसीवर है कि गिवर? गिवर। हमने कुछ उधार खरीदे हैं राम से, तो राम तो कुछ दे रहा है, कुछ ले थोड़ी ना रहा। और रूल क्या था? क्रेडिट द गिवर, इसलिए हम उसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है, जब भी नाम आएगा तो हमारी प्रेजेंटेशन कैसी रहेगी? जो प्रेजेंटेशन गलत है मैंने उस पर क्रॉस कराया है, जो 2 प्रेजेंटेशन सही है मैंने उस पर टिक लगाया है। जब भी नाम आएगा तो हमें अकाउंट किस तरीके से लिखना है या आपके सामने मैंने प्रेजेंटेशन लिखा है। बड़े जी पॉइंट नंबर 5 पे राम सोल्ड गुड्स टू अस। आपकी बारी खुशी, आपने बताना है कि राम डेटर हुआ कि क्रेडिटर हुआ? क्रेडिटर। ध्यान समझिए, ध्यान समझिए सर, क्वेश्चन लैंग्वेज घुमा रहा है, हमें लिटरल मीनिंग पे नहीं जाना। जैसे रोबोट मूवी देखिए, उसमें रजनीकांत की मम्मी बोलती हैं चिट्टी को कि टीवी खोल दो, तो वो टीवी तोड़ देता, खोल देता, लिटरली खोल देता। तो हमारी इंटेलिजेंस, ह्यूमन सेंस क्या सिखाती है कि हमें लिटरल वर्ड में नहीं जाना होगा, उसको मीनिंग निकालना होगा। राम ने हमको बेचा, ऐसा लिखा है ना इसमें, तो हमने खरीदा है ना, परचेज है ये सेल नहीं है। इस क्वेश्चन में भले ही सोल्ड वर्ड लिखा हुआ है लेकिन ये सेल नहीं है, ये परचेज है। ठीक है, पढ़ा है हमने डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच इंग्लिश के अंदर। मैं बुक पढ़ रहा हूँ, बुक पढ़ी जा रही है मेरे द्वारा, तो मैं राम से खरीद रहा हूँ या राम मुझे बेच रहा है, बात तो एक ही। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5, एग्जाम में कुछ बच्चे इसको सेल लिख के आ सकते हैं। अलर्ट हो जाना है मैं बहुत अच्छे से कि हमको बेचा जा रहा है, मतलब हम खरीद रहे हैं, हमारे लिए तो परचेज ही। मैंने एम्प्लॉय को सैलरी दी, एम्प्लॉय ने मुझसे सैलरी दी, एक ही बात है। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 में सर ये नहीं बताया हुआ कि उधार में हुआ है लेन देन या हैंड टू हैंड पेमेंट हुई है, क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पॉइंट नंबर 5, पेमेंट हो गई या उधार है। क्रेडिट मतलब उधार, क्रेडिट वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं,
एक तो क्रेडिट वर्ड का मतलब होता है उधार, दूसरा क्रेडिट वर्ड का मतलब डेबिट क्रेडिट वाला रूल वाला। तो एक वर्ड के दो मीनिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट वाले क्रेडिट से कंफ्यूज ना हो, ये क्रेडिट वाला उधार वाला लिखा है। तो जब भी परचेज करेंगे या तो पेमेंट कर देंगे या उधार लेंगे, दो बातें हो सकती है। तो जब भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना हो तो हमेशा क्या करना है आपको, सर्च फॉर नेम, नाम ढूंढना। अगर नाम दिख जाए तो उधार, नाम ना दिखे तो कैश। इसको सर माइंड में फिट कर लीजिए, रख लीजिए, याद कर लीजिए। जब भी क्वेश्चन में ना लिखा हो कि पेमेंट हुई है कि नहीं, ये रूल परचेज के लिए भी है, ये रूल सेल के लिए भी। अगर हम किसी को बेच रहे हैं सामान तो क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि पेमेंट आई कि नहीं आई, तो ऐसे केस में समझ नहीं आएगा कि कैश माने कि उधार माने। तो ऐसे केस में भी नाम ढूंढो, नाम दिख जाए तो उधार, नाम ना दिखे तो कैश। क्लियर हो गया? लॉजिक क्या है सर उसके पीछे? मैन्युफैक्चरर सामान बेचता है होलसेलर को, होलसेलर सामान बेचता है रिटेलर को। प्रैक्टिकली क्या होता है, सिर्फ रिटेलर की सेल होती है, कैश की सेल। आपका रोड पे जितने भी शॉप से हम सामान लेकर के आते हैं, शर्ट पैंट लाएं, कपड़े लाएं या बुक्स लाएं, सब रिटेल की शॉप होती है, इनकी सेल कैश की सेल होती है। ये इसको उधार बेचता है, ये इसको उधार बेचता है, इसकी सेल कैश की होती है। इसके पास जब सामान बिक जाता है तो पैसा आ जाता है, फिर ये अपना उधार चुकाता है या अपना उधार चुकाता है। रिटेलर एक छोटा दुकानदार होता है, इसकी हैसियत नहीं है अकाउंटेंट अफोर्ड करने के फुल टाइम वाला 20-25 हज़ार रुपये सैलरी। तो अकाउंटेंट की जॉब अगर हम कर रहे होंगे प्रैक्टिकली, या तो मैन्युफैक्चरर के यहाँ कर रहे होंगे या कर रहे होंगे होलसेलर के, और इनका सारा काम उधार में होता है। इसीलिए प्रिजम्पशन उधार है, इसलिए हमसे उधार मांगते हैं। फिर क्वेश्चन में नाम ही नहीं दे रखा, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है सर मेरा बॉस सामान बेच देगा किसी को उधार में और नाम उसका लिखेगा नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं। अगर नाम नहीं लिखा तो पक्की बात है कैश लिखा होगा। ये लॉजिक है सर, ठीक है। तो बताइए जान भी आप बताइए, पॉइंट नंबर 5 में उधार है कि कैश है? क्रेडिट है, उधार है, क्योंकि नाम लिखा हुआ है। क्लियर? ठीक है। तो जो आंसर पॉइंट नंबर 4 में सेम आंसर पॉइंट 5 में, जो आंसर पॉइंट 4 में है सेम आंसर पॉइंट 5। जब आप ऐसे ऑब्लिक करके लिख लो, तो ऐसे ऑब्लिक करके लिख लो, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। सर तो सेम क्वेश्चन लग रहा है। राची आप बताइए पॉइंट 4 और 6 में क्या फर्क है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्लियरली मेंशन है कि उधार में सामान खरीदा है। पॉइंट 6 में ये इंफॉर्मेशन मिसिंग कर दी कि उधार में खरीदा है कि कैश में खरीदा है। निमित आप बताइए पॉइंट नंबर 6 का आंसर क्या होगा? क्रेडिट में ही आ जाएगा, मतलब इसको ऑब्लिक करके 6 कर लो। उधार में ही मानेंगे ये भी, क्योंकि नाम लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 7, परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश। सर इसमें क्लियर कट मेंशन है, राम से हमने सामान खरीदा और पैसे हैंड टू हैंड दिया। अच्छा नोटिस करो कि चाहे सामान उधार खरीदे चाहे कैश खरीदे, खरीद तो रही है, मतलब परचेज अकाउंट वर्ड पे कोई चेंज नहीं आता। अगर कुछ परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, चाहे मैं पैसे दूं चाहे पैसे ना। फर्क पड़ता है हमारे क्रेडिट साइड में। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर इस बार राम का नाम लिखा ही नहीं हमने कहीं पर भी। लॉजिक समझते हैं। राम बताइए कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? पर्सनल अकाउंट है, नाम लिखा हुआ। अब ध्यान से सुनना, मैं शॉप पर गया राम की, उससे गुड्स ले लिए और उसको पैसे दे दिए, ऐसा ही हुआ। तो राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा, राम गिवर है, गुड्स दिए हैं, रिसीवर है, कैश लिया है, नेट कुछ भी नहीं, इसलिए उसका नाम नहीं है। तो पर्सनल वाले का नाम तब आएगा जब या तो वो रिसीवर होगा या वो गिवर होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं, इसलिए नाम नहीं आया। ये लॉजिक। दूसरा, हमारी कोई लायबिलिटी बढ़ नहीं रही है सर, राम पांचों में से कोई भी नहीं है,
ना एसेट है ना लायबिलिटी। लायबिलिटी तब होता है उधार खरीदते तो पैसे इंस्टॉलमेंट दिया काहे की लायबिलिटी। तो एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन को पांचों में से कुछ भी नहीं है इसलिए उसका नाम नहीं आया। एज पर ट्रेडिशनल और रिसीवर गिवर दोनों है इसलिए उसका नाम नहीं आया। ये लॉजिक। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 8, issued a check in favor of Ram on account of purchase of goods worth 7500। पॉइंट नंबर 7 और 8 में क्या फर्क है समझिए ध्यान से। देखो हर एक क्वेश्चन में कोशिश करें एफर्ट लगाने अंदर से इमेजिनेशन पावर बढ़ाने की। इमेजिन मतलब आपके माइंड में पिक्चर बननी चाहिए कि हाँ वाकई में ऐसे गुड्स मतलब सामान लेने के लिए जा रहा है पर्सन, वाकई में सामान ले रहा है, पैसे दे रहा है। इमेजिनेशन जितनी ज़्यादा पावर डेवलप करने की कोशिश करेंगे अपने अंदर उतना ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 7 में क्या हुआ ध्यान से देखिए कि मैं दुकान पर गया, राम की गुड्स खरीद लिए और चेक से पैसे निकाले उसको दे दिए। पॉइंट 7 में ऐसा हुआ। पॉइंट 8 में क्या हुआ देखिए, मैं राम की दुकान पर गया, सामान पैक करा लिया, अपनी चेक बुक निकाली और उसे चेक सेंड करके दे दिया। पॉइंट 8 में ये हुआ। सिर्फ कितना फर्क है कि 7 पॉइंट में मैंने पेमेंट का मोड जो था वो कैश था, 8 पॉइंट में मेरा मोड ऑफ पेमेंट चेक था। कुछ दोनों केस में परचेज करें, परचेज नाम का खर्चा दोनों ही केस में है तो सर डेबिट साइड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, परचेज अकाउंट डेबिट तो आएगा ही आएगा। अगर मैं चेक दूंगा तो मेरी बैंक वाली एसेट कम होगी। अगर मैं किसी को चेक देता हूं तो मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लेगा तो मेरी बैंक वाली एसेट कम हो जाएगी, इसलिए मैं कहता हूं क्रेडिट हुआ। तो इस एंट्री में कैश क्यों नहीं आया? क्योंकि मेरी पॉकेट में जितना कैश था अभी तो नहीं, ना कैश बढ़ा ना कैश घटा, मैंने कैश दिया ही। ठीक है, अगर हम किसी से चेक लेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक डेबिट होगा। हम किसी को चेक देंगे तो हमारा बैंक बैलेंस घटेगा, इसलिए बैंक क्रेडिट होगा। बैंक एसेट डिक्रीज क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट हो रहा है। पर्सनल पे आ जाएगी, क्रेडिट द गिवर, बैंक पैसे देगा, क्रेडिट द गिवर, इसलिए बैंक क्रेडिट हो रहा है। नोटिंग साथ करते रहें। प्रेजेंटेशन को लास्ट तक लगा दी थी मैंने, इसलिए प्रेजेंटेशन में टाइम नहीं लगा रहा हूं मैं। आपको प्रेजेंटेशन वैसे ही रखनी है, नरेशन के लिए स्पेस छोड़ते जाइए। अगर पैसा होमवर्क आपको नरेशन करके आनी है, किसी नरेशन में डाउट हो कि क्या लिखना है तो अपने स्टाफ में पूछ सकते हैं। अमाउंट के वैसे ही है जैसे आपको बताया गया। पॉइंट नंबर 9, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मोहन। आदित्य, इसमें 9 पॉइंट में उधार में खरीदा है या कैश में खरीदा? कैश, उधार में खरीदा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन कहीं नहीं है उधार या कैश। तो हमने क्या करा, हमने नाम सर्च करा, नाम दिख गया तो उधार मान लिया। मशीन खरीदे, मशीन अकाउंट, बिल्डिंग खरीदे, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर खरीदे, फर्नीचर अकाउंट, गुड्स खरीदे, परचेज अकाउंट। परचेज वर्ड स्पेशली रिजर्व है गुड्स के लिए। गुड्स इकलौती ऐसी आइटम है जो बार-बार परचेज की जाती है। अगर मैं यहां भी परचेज लिख देता तो गुड्स की परचेज और फर्नीचर की परचेज मिक्स हो जाती है। मोहन से खरीद के लाया फर्नीचर उधार में, तो मोहन ने फर्नीचर दिया, कुछ लिया नहीं है बदले में, क्रेडिट द गिवर, इसलिए मोहन क्रेडिट हुआ। पॉइंट नंबर 10, कैश सेल्स। कैश सेल का मतलब ये नहीं कि हमने कैश बेच दिया, कैश नॉन सेलेबल आइटम है, सोना बेच सकते हैं। कैश सेल का मतलब ये है कि हमने गुड्स बेचे, हमारी सेल हुई और वो कैश वाली है, मतलब हैंड टू हैंड पैसा आ गया, वो वाली सेल। बेसिकली होता क्या है, शाम को बॉस आकर के पूछता है जो काउंटर पे बैठा होता है, आज के दिन कितनी कैश सेल हुई, कितनी क्रेडिट सेल हुई बताओ। कैश का मतलब जो सेल हैंड टू हैंड पैसा आ गया, और क्रेडिट सेल का मतलब जितनी सेल हमने उधार में बेचा सामान। कैश सेल का मतलब वो वाली सेल जिसका पैसा हैंड टू हैंड आ गया। आप बताइए कैश पांचों में से क्या? एसेट। इस क्वेश्चन में इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? डिक्रीज। डेबिट करेंगे क्रेडिट? डेबिट। पॉइंट नंबर 10, कैश अकाउंट डेबिट। उसे सर कैश एसेट इंक्रीज डेबिट, इसलिए कैश डेबिट हो रहा है।
ट्रेडिशनल के हिसाब से देख लीजिए, कैश रियल है, डेबिट व्हाट कम्स इन आई तो डेबिट। सेल रेवेन्यू मतलब में क्या पढ़ा था, जब भी इनकम दिख जाए, रेवेन्यू दिख जाए, तुरंत क्रेडिट कर दो। हमारा गुड्स बिके, आमदनी हो गई, सेल हो गई, इट्स रेवेन्यू। रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट हो। पॉइंट नंबर 11, कैश सेल 7000 डिपॉजिट इनटू बैंक। तो 10th पॉइंट में क्या हुआ, ध्यान से देखिए, 10th 11 कंपेयर करते हैं। 10th पॉइंट में क्या हुआ, ग्राहक दुकान पर आया, हमने उसको सामान बेचा, पैसे आए और अपने काउंटर में रख लिए, ऑफिस में रख लिए। 11th वाले पॉइंट में क्या हुआ, ग्राहक दुकान पर आया, हमने उसको सामान बेचा, जैसे ही पैसे आए तुरंत हम बैंक में जमा करके आ गए पैसे। तो हमारा कैश नहीं बढ़ा, बैंक बैलेंस बढ़ा। अच्छा, सेल दोनों केस में है, गुड्स दोनों केस में बिक रहे हैं। 11th पॉइंट में कैश की जगह बैंक वाली एसेट बढ़ रही है। पॉइंट में कैश की जगह बैंक वाली एसेट बढ़ रही है, सारा पैसा हमने बैंक में जमा कर दिया, इसलिए कैश की जगह बैंक है। सेल्स अकाउंट में कोई चीज नहीं। पेड रेंट, आप बताइए कि हम लैंडलॉर्ड हैं कि टेनेंट? टेनेंट। रेंट पे कर रहे हैं हम, इसका मतलब हम किराएदार हैं, टेनेंट। अगर रेंट रिसीव कर रहे होते, इसका मतलब हम लैंडलॉर्ड होते, मकान मालिक होते। रेंट हमारे लिए इनकम है कि एक्सपेंस? एक्सपेंस। एक्सपेंस। एक्सपेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? सर डेबिट। डेबिट होता। रेंट अकाउंट डेबिट। रिदम आप बताइए, कैश इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डेबिट करें कि क्रेडिट करें? क्रेडिट करें। कैश एसेट डिक्रीज, क्रेडिट। अब देख लीजिए, क्वेश्चन में ये बताता नहीं कि कैश है इंक्रीज है तो बताओ डेबिट क्रेडिट क्या करें। क्वेश्चन में सीधे ट्रांजैक्शन दे रखी होती है, हमें खुद ही सोचना है कौन से दो अकाउंट, खुद ही सोचना है इंक्रीज या डिक्रीज, खुद ही सोचना है डेबिट या क्रेडिट। क्वेश्चन में कहीं पर भी कैश वर्ड लिखा नहीं है, लेकिन जब लिखा है पेड रेंट, ये तो नहीं कि पेपर में हमने रेंट लिख के दे दिया हो, कैश दिया हो, तो भी नहीं, हमें खुद ही निकालना। पॉइंट नंबर 13, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बैंक पेड रेंट 2000। ये क्या होता है सर, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस? आप सोचिए सर, मुकेश अंबानी के भी घर पे बिल आता होगा बिजली का, तो क्या पास उतना टाइम है कि वो बिजली का बिल उठाएगा और उसको भरेगा, जाके भरेगा? इतना भी टाइम है कि ऑनलाइन भरेगा? नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये करते हैं कि अपने बैंक में इलेक्ट्रिसिटी का जो सीए नंबर होता है उसको मैच करवा देते हैं। उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जैसे हमारा बिल जनरेट होगा, हमारा बैंक ऑटोमेटिकली हमारा बिल पे कर देगा। हमें कुछ करना ही नहीं, हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें एक सेकंड भी उसमें लगाने की जरूरत नहीं है, अपने अपने मेन काम पे फोकस कर सकते हैं। इसे बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। मतलब बैंक को मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी और वो हर महीने स्टैंडिंग का मतलब तो क्या होता है, तो मान लीजिए मैंने इनको चेक काट करके दिया, तो एक तरह से मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी है कि जब ये मेरा साइन किया हुआ चेक लेकर के आए तो उनको पैसे दे देना। ठीक बात है, ये इंस्ट्रक्शन तो वन टाइम की इंस्ट्रक्शन है ना, तो जैसे ही चेक लाएंगे पैसे दे देगा, काम खत्म, इंस्ट्रक्शन क्लोज हो गई। लेकिन मैं बैंक को ऐसी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ जो खड़ी रहेगी कहीं सही लगता है, सालों तक, महीनों तक। ये मैं बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, बेटा हर महीने की 2 तारीख को मेरा बिजली का बिल भर देना, मेरा पानी का बिल भर देना, टेलीफोन का बिल भर देना। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, क्लियर हो गई बात? तो सर पिछले पॉइंट में इस पॉइंट में क्या फर्क है? पिछले पॉइंट में हमने कैश दिया था, इस बार हमारे अकाउंट से पैसा कटा है तो बैंक बैलेंस कम होगा। रेंट अकाउंट है टू बैंक अकाउंट। जो बड़े बड़े मॉल्स वगैरह होते हैं सर, बड़ी शॉप्स होती हैं, वहां पर लैंडलॉर्ड जनरली क्या करते हैं, एक ईसीएस का फॉर्म आता है वो भरवा लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक किराए पर लिया मॉल में दुकान, 50,000 रुपये महीना किराया, तो जो मॉल का ऑनर है उससे फॉर्म भरवाएगा, ईसीएस का फॉर्म होता है,
साइन करवा के बैंक में जमा करवा देगा मेरे, उससे क्या होगा? तो देखो मॉल का मालिक बोलेगा भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं तो धर्मेंद्र चक्कर लगाऊंगा पैसे लेने के लिए, मैं आऊंगा तो कहेगा आज पैसे निकल ले जाना, इतना टाइम नहीं हमारे पास। आप ये फॉर्म साइन करके दो, हर महीने ऑटोमेटिकली तुम्हारे अकाउंट से पैसा कट जाएगा, मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये सेक्शन रेंट के केस में भी होती है। लैंडलॉर्ड टेंशन फ्री, इसको पैसा टाइम पे आराम से आ जाएगा। टेनेंट को पहले से ही होती है कि 2 तारीख को मेरे पैसे कटेंगे, 3 तारीख तक से पहले पैसे जमा करा दूंगा अकाउंट में, वो पैसे पर रेट पे रखेगा। पॉइंट नंबर 14, पेड रेंट फॉर रेजिडेंस। जुगल आपके बारे में पेड रेंट फॉर रेजिडेंस का मतलब क्या है? कहां का रेंट भरा जा रहा है? प्रोप्राइटर के घर का, प्रोप्राइटर के घर का। सिंपल सी बात देखिए सर, प्रोप्राइटर कोई जॉब नहीं कर रहा जिसको हर महीने सैलरी मिलती है, तो क्या करेगा? जब भी उसको पर्सनल कामों के लिए पैसा चाहिए होगा वो दुकान से ही पैसा निकालेगा। मेरा बॉस ने मुझे बोला कि मुझे घर का रेंट भरना है, पैसे लेके जा रहा हूँ, ये होगा, ठीक है जी। सर हम जो अकाउंटेंट है वो बिजनेस के हैं, हमें इनकम कैलकुलेट करनी होती है साल के एंड में, प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है बिजनेस का, तो हमें ध्यान रखना होता है कि उसका पर्सनल कोई भी खर्चा या पर्सनल कोई भी इनकम हम रिकॉर्ड ना करें। प्रॉफिट एग्जैक्ट तभी कैलकुलेट हो पाएगा जब मैं खर्चे और इनकम सिर्फ बिजनेस के ही लिखूं, उसके पर्सनल खर्चे ना लिखूं। तो मैं इसको रेंट अकाउंट तो नहीं लिखूंगा, अगर रेंट अकाउंट लिखूंगा तो हमारे बिजनेस के रेंट से मिक्स हो जाएगा। जो ये वाला रेंट है ये तो ऑफिस का रेंट है, जो ऑफिस की बिल्डिंग हमने किराए पर ली, बिजनेस का खर्चा है वो तो रेंट अकाउंट सही, उसके घर का रेंट है वो इस रेंट में मिक्स नहीं होना चाहिए। उसके लिए सर हमने स्पेशल अकाउंट खोला है जिसका नाम है ड्राइंग्स। तो हम अकाउंटेंट प्रोप्राइटर के 2 अकाउंट खोलते हैं अपने यहाँ, एक कैपिटल अकाउंट, एक ड्राइंग्स अकाउंट। कैपिटल जब भी घर से पैसा दुकान में आएगा, होम टू ऑफिस, तो हम बोले उसने पैसा लगाया है कैपिटल। जब भी पैसा ऑफिस से उसके घर जाएगा तो पैसा निकाल रहा है, ड्रॉ कर रहा है, ड्रॉ से वर्ड बनाएंगे, बार-बार पैसा निकालता रहता है, कंटीन्यूअस टेंस इसलिए आईएनजी लग गया। ड्राइंग्स जब भी पर्सनल यूज के लिए दुकान से पैसा जाए, ड्राइंग। प्रोप्राइटर अपना पर्सनल पैसा दुकान में लाए, कैपिटल। दोनों को सेपरेट रखा हुआ है, हमने मिक्स नहीं करा। साल के एंड में हम बता सकें कि पूरे साल में हमने इतना पैसा लगाया, इतना पैसा निकाला। मिक्स कर देंगे तो इंफॉर्मेशन बेकार हो जाएगी। तो जब भी पर्सनल खर्चों के लिए पैसा निकाले, हमें ये वर्ड इस्तेमाल करना है ड्राइंग्स। मतलब क्वेश्चन में लिखा हो कि प्रोप्राइटर ने अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरी है, ड्राइंग्स टू कैश, अपने घर का रेंट भरा है, ड्राइंग्स टू कैश, मेडिकल का खर्चा, ड्राइंग्स टू कैश, शादी है घर में, ड्राइंग्स टू कैश। ठीक है, डाउट किसी को यहां तक? पॉइंट नंबर 15, वृंदा आपकी बारी है। प्रोप्राइटर ने अपने बेटे के लिए साइकिल खरीदी है 2500 रुपए की। आंसर ड्राइंग्स अकाउंट, डेबिट टू डेबिट टू कैश। करेक्ट है। तो जो आंसर 14 में वही आंसर 15 में। सर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, इसी को ड्राइंग्स बुलाते हैं और ऑफिस से कैश काम हो रहा है। पॉइंट नंबर 16, पेड सैलरी टू कुमार। तो क्वेश्चन पढ़ के सर पता लग पा रहा है कि कुमार जो है वो हमारे एम्प्लॉय का नाम, जिस कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं वहां पर एक एम्प्लॉय है, इसका नाम कुमार है और हमारे बॉस ने उसको सैलरी दी है और हमें ये रिकॉर्डिंग करनी है। सर एक चीज याद कर लीजिए, हम पूरी अकाउंट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों का नाम लिखते हैं, एक डेटर, दूसरा क्रेडिटर। कोई तीसरा नाम नहीं लिखते क्योंकि हमारा हिसाब सिर्फ इन्हीं 2 लोगों से होता है। सैलरी बताइए हमारे लिए एक्सपेंस है कि इनकम?
एक्सपेंस, ध्यान से देखिए, एक कंपनी एम्प्लॉय को सैलरी देती है, मतलब रिलायंस कंपनी के अंदर कोई मिस्टर राहुल जॉब कर रहे हैं, जब रिलायंस कंपनी राहुल को सैलरी देगी तो रिलायंस के लिए तो एक्सपेंस होगा, राहुल के लिए इनकम होगी। ऐसे ही बिल्कुल। अब सोचो अकाउंटेंट राहुल के होंगे कि रिलायंस के होंगे? रिलायंस के। सर एक एम्प्लॉय जो ना अकाउंटेंट रहता है, ठीक बात है, तो रिलायंस के अकाउंटेंट होंगे हम, इसलिए हम सैलरी को एक्सपेंस बोलेंगे। वरना ऐसे तो हर चीज के दो आंसर हैं भैया। जब लैंडलॉर्ड रेंट लेता है टेनेंट से, तो रेंट इनकम है लैंडलॉर्ड के लिए, एक्सपेंस है टेनेंट के लिए, दोनों ही आंसर है। फिर तो सही आंसर क्या होगा कि सर हम अकाउंटेंट किसके, ये पता लगा लो बस। हम टेनेंट के अकाउंटेंट हैं तो उस रेंट को एक्सपेंस बुलाएंगे, लैंडलॉर्ड के अकाउंटेंट हैं तो उस रेंट को रेवेन्यू इनकम बुलाएंगे, ठीक है। तो हम कंपनी के अकाउंटेंट हैं, जो सैलरी दे रही है उसके लिए एक्सपेंस। हमने पढ़ा है नॉमिनल अकाउंट के अंदर एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा। तो सैलरी जो हमने दी, अगेन सब देखो ना, पेपर में लिख के सैलरी लिख के दे दिया होगा, पैसे दिए होंगे उसको। कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट, कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट। सर कुमार वर्ड जो आया है वो पर्सनल अकाउंट, करेक्ट। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जो लॉजिक मैं बता रहा हूं टीचर से पूछ लेना, किसी टीचर्स को भी नहीं मालूम। शुरू करता हूं। कुमार नाम आया क्वेश्चन के अंदर, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है सर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बताइए कुमार रिसीवर है कि गिवर? रिसीवर, तो डेबिट होना चाहिए लॉजिक है, डेबिट क्यों नहीं हुआ? ये क्वेश्चन पूछना है आपने किसी टीचर से, फिर देखो क्या आंसर आएगा। आंसर है क्योंकि इसमें कैश लिया है इसलिए नाम नहीं आया, ये आंसर नहीं, लॉजिकल आंसर नहीं है। देखिए लॉजिकल आंसर क्यों नहीं है। सर कुमार ने 1 महीना जॉब करके सर्विस दी, वो गिवर, उसे सैलरी मिली, कैश मिला, वो रिसीवर, नेट कुछ भी नहीं, इसलिए नाम नहीं आया। आई रिपीट, जैसे गुड्स हमने राम को बेचे कैश में, इसमें भी नाम नहीं लिखते हैं, इसके पीछे टीचर लॉजिक क्या रटवाते हैं कि कैश लिखा हुआ इसका नाम नहीं आएगा। अरे भाई जो पर्सनल अकाउंट का रूल है उसके हिसाब से आंसर दो ना, उसका आंसर पर्सनल, उसके हिसाब से क्या रूल हुआ कि वो गुड्स दे रहा है और कैश ले रहा है, रिसीवर भी है, गिवर भी, नेट कुछ भी नहीं, इसलिए उसका नाम नहीं आया। तो यहाँ पर भी कुमार सर्विस दे रहा है, कैश ले रहा है, हिसाब साफ हो गया, नेट कुछ भी नहीं, इसलिए नाम नहीं आया। सैलरी एक्सपेंस में डेबिट होता है, कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट, इसलिए कैश क्रेडिट हुआ। वेरिएशन के हिसाब से लिख लीजिए, कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट है, पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए क्रेडिट हुआ। सर जर्नल एंट्री मैं बताया आपको पहले भी, जो चैप्टर्स हम आने वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, कंप्यूटर वो सारे चैप्टर खुद कर लेता है। जो अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर होता है उसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दी होती है कि किसका अकाउंट का कहाँ पढ़ना चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको सिर्फ एक काम करना है, जर्नल एंट्री। ये चैप्टर, सिर्फ ये चैप्टर मार्क्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 11th में कि जर्नल एंट्री चैप्टर बहुत ज़्यादा मार्क्स पाएगा इस चैप्टर, लेकिन ये चैप्टर हमारे आने वाले चैप्टर्स के लिए बेस है, इसलिए बहुत अच्छे से करना है। वैसे मैं इसलिए एक्स्ट्रा टाइम लगा रहा हूँ, हर चीज़ का लॉजिक आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 17, पेड इंटरेस्ट। रेशिका आप बताइए कि हमने लोन लिया हुआ होगा या लोन दिया हुआ होगा? लोन लिया हुआ होगा तभी तो इंटरेस्ट दे रहे हैं। हमने पास्ट में किसी से लोन लिया होगा तभी उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं। आप बताइए इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है कि इनकम? एक्सपेंस। सर ऑब्वियस सी बात है, इनकम का भी पे नहीं करते। अगर पेड वर्ड लिखा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपेंस ही है। स्टूडेंट हम पे करेंगे, इनकम तो रिसीव होती है, तो एक्सपेंस है। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्वेश्चन को पढ़ के
अदर इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश किया करो। जैसे पेड इंटरेस्ट, इसमें कैश वर्क नहीं लिखा हो लेकिन आंसर में कैश आ रहा है, तो आंसर कैसे दे पाओगे आप पूरी कैलकुलेशन निकालो, पूरी हिस्ट्री जानो इसकी। पेड इंटरेस्ट लिखा होगा, सोचने बैठ जाओ इसे इंटरेस्ट पे करा है, अच्छा हमने लोन लिया हुआ होगा, इसे इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट देके तुम्हारे चेक से पैसा जाएगा, सारी कैलकुलेशन लगाओ फिर आंसर देना। स्टार्टिंग में जितना स्लो हो सके उतना स्लो करो। स्टार्टिंग बच्चे काउंट में करते गए, क्वेश्चन करने बैठते बहुत टाइम लग गया, नहीं हो पा रहा तो इतना टाइम लग जाएगा, एक क्वेश्चन आधा घंटा ले गया तो वहाँ 10 क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे को थोड़ा दिन लग जाएगा, छोड़ देते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको आधा घंटा लग रहा है तो अगले क्वेश्चन में आपको 28 मिनट लगेंगे, थर्ड क्वेश्चन में 25 मिनट लगेंगे, टाइम ऑटोमेटिक इंक्रीज होता रहेगा। क्योंकि पहला फास्ट करने की कोशिश ना करें, पहला फास्ट करोगे तो सेकंड वाला होगा ही नहीं। पढ़ने का मन तभी करता है जब क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं। अगर आंसर्स गलत आने लगते हैं तो पढ़ने का मन भी नहीं करता। तो हमारी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो एक्यूरेसी होनी चाहिए, स्पीड नहीं। स्पीड आपकी बनवा दूंगा मैं, इतने टेस्ट लूंगा, स्पीड अपने आप रख जाएगी। आते हैं पॉइंट नंबर 18 पर, ओपन अ बैंक अकाउंट 5000 रुपए। सर जब बैंक में अकाउंट खोला जाता है तो हमें स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट जमा कराना पड़ता है, इनिशियल डिपॉजिट कहते हैं उसको, जब चाहे उसको निकाल सकते हैं, हमारा ही पैसा है। तो बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, एक नया बैंक अकाउंट हमारे पास आ जाएगा, एक नई एसेट आ जाएगी बैंक के नाम से। मतलब हमने ऑफिस से 5000 रुपए निकाले, बैंक में गए, फॉर्म भरा और 5000 रुपए जमा करे। तो यहाँ पर दो चीजें हो रही है सर, कैश वाली एसेट तो कम हो रही है और बैंक वाली एसेट बढ़ रही है। ठीक बात है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है और एसेट घटती है तो क्रेडिट होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पॉइंट ओपन द करंट अकाउंट इन बैंक। बैंक में सर 5 तरीके से अकाउंट खोले जाते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी और डीमैट। हमारा रोल सिर्फ करंट अकाउंट से रहता है पूरे अकाउंट्स के अंदर। समझते हैं बाकी को मीनिंग नॉलेज पर्पस से। सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट का मतलब ये सर बैंक वाले कह रहे हैं कि अपना पैसा सेव करके यहाँ पे जमा करते रहो। घर में रखोगे तो चोरी होने का डर है, यहाँ पे सेव है। घर में रखोगे तो कितना पैसा उतने का उतना ही रहेगा, बैंक में जमा करोगे तो थोड़ा बहुत ब्याज से बढ़ेगा भी, और बैंक वाला यही पैसा लेकर के आगे लोन दे देता है। सेविंग अकाउंट नॉन बिजनेसमैन पर्सन खुलवाते हैं। मान लीजिए लोगों सैलरी मिलती है 50,000, 40,000 खर्च हो गए, 10,000 बचेगा कर बैंक में जमा कर दी, सेविंग अकाउंट। ठीक। दूसरा करंट अकाउंट, ये बिजनेसमैन के लिए खोला जाता है। करंट अकाउंट की हिंदी होती है चालू खाता। चालू का मतलब जो चालू रहता है, जो मतलब कंटिन्यूस वर्क करता रहता है। डेली 50-100 चेक कटते हैं, डेली 50-100 चेक जमा होते हैं, डेली में 3-4 बार पैसे निकालने आता हूँ, कभी जमा करने आता हूँ, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इसमें। ये बिजनेसमैन के लिए होता है स्पेशल, ब्याज नहीं मिलता है इसमें पैसों का, लेकिन सारे ट्रांजैक्शन है वो सब फ्री है। ये सर्विस हो गई बैंक की तरफ से। एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट, ये सब हम सबको पहले से पता होगा सर। बैंक में पैसा जमा कर दो एक फिक्स टाइम के लिए, 5 साल या 10 साल, 10 साल बाद पैसा मिलेगा हमें, और जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो उतना पैसा बढ़ करके मिलेगा। फॉर एग्जांपल 12 साल में डबल होता है। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए जमा करें, 5 साल बाद 2 लाख रुपए मिलेंगे। दिस इज एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। आरडी, इसकी फुल फॉर्म है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब सर मान लीजिए डैडी को 50,000 रुपए सैलरी मिलती, 40,000 खर्च हो जाता है, 10,000 रुपए बच जाता है, उनका हर महीने बच जाते हैं। और वो क्या करते हैं, बैंक में आरडी खुलवाते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, और 10,000 का हर महीने जमा करते रहते हैं उसके अंदर। और उन्होंने बैंक वालों को इंस्ट्रक्शन देती है 10 साल बाद में पैसा निकालना। तो एक तरह से एफडी हो रही है, लेकिन टुकड़ों में एफडी हो रही है। नॉर्मल एफडी में तो वन टाइम पैसा जमा करते हैं, बट एक टाइम के बाद पैसा मिलता है।
आरडी में बस वन टाइम की जगह बार-बार जमा करना है पैसा। पैसा मिलेगा एक टाइम के बाद। इंटरेस्ट का रेट भी एफडी आरडी का बराबर होता है, मैच्योरिटी का टाइम बराबर होगा। बस एफडी में वन टाइम में जमा करेंगे, एफडी में, और आरडी को हर महीने जमा करेंगे। तो जिसको जो सूट करता है उस अकॉर्डिंग वो अकाउंट करवाता है। ठीक। लास्ट है कि डीमैट। ये शेयर्स, अगर मुझे किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, परचेज करने हैं, तो बैंक अकाउंट से काम नहीं चलेगा, एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा मुझे। उसके अकॉर्डिंग फिर मैं शेयर परचेज कर सकता हूँ। 12th क्लास में आपका कोर्स है, कोर्स कोई चैप्टर है शेयर्स के नाम से, तो मैं सिखाऊंगा भी ऑनलाइन शेयर्स कैसे परचेज किए जाते हैं कई कंपनियों में, तो पोर्टल पे दिखाऊंगा भी। तो डीमैट अकाउंट होता है शेयर के परचेजिंग के लिए। अच्छा, तो हम सर बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, तो हमारा जो रेलेवेंसी जो बढ़ेगा, रेलेवेंट जो काम बढ़ेगा हमारा उसका बढ़ेगा। ठीक है, मतलब हम जो बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियस है कि करंट अकाउंट वाले है, ये प्रिजम्पशन है। बिजनेसमैन का जो अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट ही होता है। ठीक। अब पिछले पॉइंट इस पॉइंट पे क्या फर्क है? पॉइंट नंबर 18 में मेंशन नहीं करा था कि कौन से वाला बैंक अकाउंट है। पॉइंट नंबर 19 में मेंशन कर दिया स्पेशली कि करंट अकाउंट ही है। दोनों का आंसर सेम, मतलब पॉइंट नंबर 18 में भी हमारी प्रिजम्पशन यही है कि करंट अकाउंट ही होगा, तो 19 का आंसर भी सेम। जो लिखवाता जाऊंगा उसको कहीं ना कहीं नोट करते रहा करो, है ना, नॉलेज पर्पस के लिए। पहले तो जगह ढूंढो, ऊपर नीचे रजिस्टर में 2-3 पेज छोड़ करके जहां भी आपको सही लगे वहां नोट ही करते रहो मैक्सिमम। हां जी, नहीं बिल्कुल मार्क्स भी ऐसे मिलेंगे, तो एक अलग से लिखेंगे, मार्क्स भी हमें अलग चाहिए तो अलग से लिखना पड़ेगा। बढ़े जी आगे, पॉइंट नंबर 20 पे आ गए हैं जी। विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। सर ये 18 का बिल्कुल उल्टा है। 18 में क्या हुआ है कि हमने ऑफिस से कैश निकाला और बैंक में जाके जमा कर दिया। अब कुछ पेमेंट हमने कैश से कर दी होगी लोगों को, अब ऑफिस में कैश बिल्कुल खत्म हो गया। अब कुछ लोगों को पैसे देने, पैसे नहीं ऑफिस के अंदर, तो बॉस ने बोला फटाफट बैंक से निकाल के ले आओ, तो हम बैंक से पैसा निकाल करके ऑफिस में रखेंगे। बिल्कुल 18 का उल्टा है, बिल्कुल 18 का उल्टी है। तो 18 पॉइंट में बैंक बढ़ा था, कैश कम हुआ था, इस बार कैश बढ़ रहा है, ऑफिस का बैंक बैलेंस कम हो रहा है, बिल्कुल उल्टी है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश बढ़ेगा, बैंक बैलेंस कम होगा, इससे वाली बिल्कुल उल्टी है। हाँ जी सर, इसमें लिखा है कि विथड्रॉन कैश, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि हमने घर पे यूज किए निकाले पैसे। मेंशन है सर, इनका डाउट ये है कि सर क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं क्लियर हो पा रहा कि हमने जो पैसा बैंक से निकाला, पैसा निकालने के बाद कहाँ गए, ऑफिस में रखा, उस पैसे को घर में रखा, ये क्लियर कट मेंशन नहीं। तो मेरे को लग रहा है कि घर भी हो सकता है, तो ड्राइंग आंसर आना चाहिए। आपने कैश आंसर करवाया, आपने ऑफिस सोचा हुआ है, तो कैसे पता लगेगा एग्जाम में? उसका आंसर सुनिए सर, व्हाट इज द प्रिजम्पशन। देखो हमें ये चीज बड़ी अच्छी समझनी है। प्रिजम्पशन मतलब कभी क्वेश्चन इंफॉर्मेशन कम है, मिसिंग है, तो हमें क्या मानना। मान लीजिए बॉस कहता है टीवी खरीदा है, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, तो मैं ये मानूंगा कि ऑफिस के लिए टीवी खरीदा है, रिसेप्शन पे ऑफिस में टेबल टीवी होता है। बॉस कहता है मैंने बाइक खरीदी, तो मैं मानूंगा ऑफिस के लिए खरीदी, जो डिलीवरी बॉय होते हैं सामान लेकर आना जाना। मतलब कोई भी पेमेंट बोले, कोई भी रिसीट बोले, कोई भी खर्चा बोले, कोई भी परचेज बोले, मैं हमेशा यही मानूंगा कि ऑफिस के लिए किया जा रहा है, कि तभी बता रहा है मेरे को, क्योंकि पर्सनल बातें मुझे क्यों बताएगा वरना। अगर उसके पर्सनल खर्चा कोई कर रहा है तो वो बॉस की ड्यूटी है कि मुझे क्लियर कट मेंशन करेगा, ये मैं घर के लिए सामान लेके जा रहा हूं, तो फिर मैं ड्राइंग से लिखूंगा। इसलिए जब भी पर्सनल यूज का होगा तो क्लियर कट मेंशन किया जाएगा। ठीक है, मेजर प्रिजम्पशन ऑफिस। पॉइंट नंबर 20 के बाद 21, ड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक से विड्रॉन लिखा हो या ड्रॉन लिखा हो एक ही बात है। 20 का आंसर भी वही, 21 का आंसर भी वही। ड्रॉन कैश
फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। सर पॉइंट नंबर 20 में ये बताया नहीं था कि पैसा किस लिए निकाला, 22 में बता रखा है ऑफिस यूज के लिए निकाला, तो 20 में भी हमने प्रेजम्पशन यही लगाई कि ऑफिस के लिए ही निकाला है, तो यही आंसर 22 के लिए। अब आपका पॉइंट आया है कि सर बॉस ने बैंक से पैसा निकाला और वो पैसा निकाल के अपने घर ले गया। 23 में ये लिखा हो ड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। तो जब भी ऑफिस से पैसा खर्च जा रहा है, पर्सनल यूज के लिए दुकान से पैसा निकाला जा रहा है, उसके लिए हमने रिवर्स लिखा हुआ है ड्रॉइंग्स। अब 2 में कैश लिखूं कि बैंक लिखूं? बैंक में कैश तो चेंज ही नहीं हो रहा, बैंक से पैसा निकाला जा रहा है तो बैंक ही तो कम होगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, जब भी पर्सनल यूज दी जाए तो ड्रॉइंग्स अकाउंट लिख देना है, और कैश कम हो रहा है तो कैश, बैंक कम हो रहा है तो बैंक। तो ये ड्राइंग में सर पांचों में से किसमें आएगा? पांचों में से किसमें आएगा? कैपिटल। ड्रॉइंग्स और कैपिटल दोनों कैपिटल। हाँ जी, देखो एक्सपेंस मैं बोल दूंगा उसके पर्सनल खर्चे को तो बिजनेस का प्रॉफिट सही नहीं निकल पाएगा। अगर मैं प्रोप्राइटर के पर्सनल खर्चों को एक्सपेंस बुलाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट जो निकलेगा वो गलत निकलेगा। इसे पर वैसे तो उसे एक्सपेंस बोलते हैं ड्राइंग नहीं, ऐसे वैसे कैसे भी नहीं होते, ठीक है? एक्सपेंस बिल्कुल भी नहीं है ये, इट्स अ नेगेटिव कैपिटल। पॉइंट नंबर 24, कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। सर 23 24 में क्या फर्क, किसकी बारी चल रही थी? खुशी आप बताइए। 23 और 24 इन दो में क्या फर्क है, आपने ये बताना। आंसर में क्या फर्क है, किसी को ऐसा पूछना इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, आंसर में क्या फर्क आएगा? सेम आंसर रहेगा या अलग आंसर आएगा? क्या लग रहा है? बाकी सब ट्राई करें, जान के आप बताइए। 24 में 23 में बैंक अकाउंट है। करेक्ट है जी। 23 में तो लिखा हुआ है कि बैंक से पैसा निकाला है, इसलिए ड्रॉइंग्स टू बैंक, और 24 में बैंक वर्ड में लिखा हुआ था, 24 का आंसर ये हो गया। कैश निकाला है पर्सनल यूज के लिए, तो ऑफिस से निकाला होगा ना, फिर बैंक तो लिखा ही नहीं कहीं। समझ आ रही है बात? तो बहुत बार विड्रॉन वर्ड लिखा होता है, लगता है कि बैंक से विड्रॉ किया होगा, भाई बैंक से निकाला होगा तो पैसा बोला जाएगा ना क्वेश्चन स्पेशली, ठीक है? पैसा निकाला है तो ऑफिस से निकाला, कोई मैक्सिमम प्रोप्राइटर जब पैसा निकालेगा तो ऑफिस से आकर ही निकालेगा, वो बैंक के चक्कर क्यों बैठेगा बार बार? अगर बैंक से पैसा निकालेगा तो स्पेशली मेंशन करेगा। उसमें जैसे ड्राइंग करेंगे तो सर ड्राइंग कैपिटल है, तो सर जब कैपिटल वर्ड ड्राइंग बड़ी सुनो पंचोलॉजी पर आते हैं। चलिए सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री करिए, पहले कैश अकाउंट पर आते हैं। कैश है पांचों में से एसेट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट होगा। ट्रेडिशनल पर आते हैं, कैश रियल है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा जा रहा है ऑफिस से, इसलिए क्रेडिट हो रहा है। अब ड्राइंग्स पर आते हैं, ड्राइंग पांचों में से है कैपिटल। जब ओनर पैसा पर्सनल यूज के लिए निकालेगा ऑफिस से तो कैपिटल घट जाती, कम हो जाती है, कैपिटल डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है, इसलिए ड्राइंग्स डेबिट होगा। आज और ट्रेडिशनल पर ड्राइंग्स अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोप्राइटर। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर प्रोप्राइटर रिसीवर पैसा लेके जा रहा है, डेबिट द रिसीवर से डेबिट हो रहा है। और इस चैप्टर में घर जाकर रिवाइज करो ना करो, इस चैप्टर में जरूर करना, और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते आंसर नहीं आपको देखना। आपको घर पे करना है क्या, जो आप कॉपी आप उसको साइड कर देना, रफ कॉपी लेना, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर एंट्री खुद लिखो, फिर लॉजिक लगाओ, ये डेबिट क्यों हुआ मॉडर्न के हिसाब से, ये डेबिट क्यों हुआ ट्रेडिशनल के हिसाब से, ये क्रेडिट क्यों हुआ मॉडर्न के हिसाब से, ये क्रेडिट क्यों ट्रेडिशनल के हिसाब से। ये एंट्री में बहुत टाइम लगाओ तसल्ली से, फिर एंट्री के बाद फिर चेक करना कॉपी में से कि यही एंट्री लिखवाई थी सर, नहीं अलग थी।
ऐसे रिवाइज करना नहीं पूरे चैप्टर को। 120 घंटे टिप्स पर हो गई तो मतलब आपकी आधी अकाउंट्स नहीं होगा, आपके टिप्स पर हो गई। बस इजीनेस हो जाएगी समझने के अंदर, और कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। कॉन्सेप्ट तो नए जो आने वाले चैप्टर्स के अंदर है, नए कॉन्सेप्ट हैं, नए टॉपिक्स हैं, लेकिन उसको समझने में क्योंकि जैसे आप मान लीजिए 11th क्लास में जो मैथ पढ़ रहे हैं, 10th क्लास तक आपकी मैथ स्ट्रांग थी तो आपको समझने में आसानी हो रही होगी, इजीली क्वेश्चन हो रहे होंगे। अगर 10th तक आपकी मैथ वीक रही तो आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी 11th तक। हम जैसे नॉन मैथ भी ले लेते हैं, मैथ छोड़ देते हैं, दिक्कत आती है समझने में, तो सेम फर्क पड़ेगा। समझ लो आपको 10th क्लास तक का समझ लो बेस है, और आने वाले चैप्टर आप समझ लो 11th क्लास की मैथ, तो ये स्ट्रांग हो गई। अगर वन चैप्टर में आसानी हो जाएगी समझ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। 123 हो गया, 24 हो गया, 25 वाला। 25 में लिखा है सर डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। सर ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स ये होता है कि अपने पर्सनल यूज के लिए जब भी ओनर को पैसा चाहिए तो वो दुकान में जाता है, फिर रोकने वाला नहीं है उसको, जितना मर्जी वो पैसा निकाल लेता है। उसकी ड्यूटी है कि वो कंप्लेंट को बताए ताकि साहब में गड़बड़ ना हो। तो वो बिना बताए पैसे निकाल लेगा, फिर कैश कम होगा तो अकाउंटेंट में बात आ जाएगी। इसमें उसकी ड्यूटी है बताना, बाकी वो निकाल जितना मर्जी पैसा सकता है। सर जो कंपनी होती है, पढ़ेंगे अपने स्टडीज के अंदर, कंपनी के अंदर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लाखों लोग शेयर होल्डर्स होते हैं, वो पैसा कंपनी के अंदर लगा देते हैं। जो कंपनी चला रहे होते हैं वो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स के पास, ओनर्स के पास राइट नहीं होता कि जब मर्जी आए वो पैसे निकाल लें। जैसे मैंने रिलायंस के पास शेयर्स हैं, मेरे पास रिलायंस के शेयर्स हैं, तो मैं जब मर्जी रिलायंस फ्रेश में घुस जाऊं कि मैं ओनर तो मेरी सब्जी उठा लूं, ऐसे नहीं कर सकते। तो वहां पर ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट क्या है? वहां पर कॉन्सेप्ट ये लगाया हुआ है कि जो कंपनी चला रहे हैं मैनेजर्स, वो पूरे साल के अंदर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कि मैं इतने करोड़ रुपए प्रॉफिट हुआ है, उस हिसाब से इतना पैसा खर्च करना अलाउड है, चलता है, बाकी इतना पैसा चाहिए आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फिर वो डिक्लेयर करेंगे एनुअल जनरल मीटिंग कि हम 3 रुपए पर शेयर का डिविडेंड बांट रहे हैं। तो सारे शेयरहोल्डर्स को 3 रुपए पर शेयर डिविडेंड मिलेगा। मेरे पास अगर 1000 शेयर है तो मुझे 3000 रुपए मिलेंगे इस हिसाब से। तो ड्राइंग्स का बांटने का एक अलग तरीका होता है, इसको डिविडेंड कहते हैं। मतलब कंपनी में ड्राइंग्स को डिविडेंड कहते हैं। प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि ओनर जब मर्जी आके पैसा निकाल सकता है, कंपनी की मर्जी नहीं है ओनर की, फॉर्मल तरीके से ही पैसा मिलेगा। ठीक है जी। तो कंपनी में डिविडेंड मिलता है। अब डिविडेंड में तो कंपनी मानो डिविडेंड बांट रही है 3 रुपए पर शेयर, तो वहां पर मैनेजर घर पर आकर 3 रुपए नहीं देके जाएगा। मेरा बैंक अकाउंट लिंक होगा शेयर से, मैं सीधा अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और एक ईमेल आ जाएगा कि आपको इतने रुपए का डिविडेंड मिल रहा है इतने शेयर से। समझ आ रही है बात? तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया और मुझे डिविडेंड मिला, मेरे लिए इनकम हो गई। ठीक बात है। क्वेश्चन लिखा हुआ है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, मतलब मेरे बिहाफ पर मेरे बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट कर लिया, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया इसके अंदर। डिविडेंड इज एन इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये पढ़ा था मैं नॉमिनल अकाउंट करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। पढ़े जी आगे 26 कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय डेटर राम इनटू बैंक 7000 रुपीस। होता क्या है सर कि मेरा कस्टमर मान लीजिए दूर रहता है, यूपी में रहता है कहीं, बस किसी लिंक के थ्रू वो मिल गए, और वो सामान लेने के लिए घर पे नहीं आता, मेरे दुकान पर नहीं आता, वो मुझे कॉल कर देता है। जैसे मैं आपको ऑर्डर जो है वो ईमेल कर रहा हूँ, इतनी क्वांटिटी इसी आइटम की मेरे को चाहिए, आप भिजवा दीजिए। तो मैं ट्रांसपोर्ट कंपनी को इंगेज करूंगा, माल लोड करवाऊंगा और सामान भिजवा दूंगा उसके एड्रेस पर, उसमें बिल वगैरह सब होगा। अब उसको सामान मिल गया, अब वो पैसे देने के लिए यहाँ पर आएगा स्पेशल? नहीं। चेक देने के लिए यहाँ पर आएगा? नहीं। मैं उसको अपना अकाउंट नंबर ईमेल कर दूंगा कि मेरा अकाउंट नंबर है, तो वो
ऑनलाइन या तो मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगा, ऑनलाइन भी नहीं करना चाहता, कैश जमा करना चाहता है, तो आसपास किसी भी ब्रांच में पैसा जमा करा सकता है। जैसे मेरा मान लीजिए अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक के लोन वाले ब्रांच में है, तो गाजियाबाद में कोई भी आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच हो उसमें पैसा जमा कराएगा, अकाउंट में मेरा लिखेगा, मेरे अकाउंट में ही पैसा जमा हो। तो मेरे कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसा जमा करा दिया, क्वेश्चन ऐसा लिखा होगा, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। राम क्रेडिट क्यों हो रहा है सर? क्रेडिट द गिवर, राम पैसे दे रहा, क्रेडिट द गिवर, इसमें क्रेडिट हो रहा है। तो मॉडल के हिसाब से बताओ, राम डेटर है, डेटर एसेट है, और एसेट डिक्रीज हो गई, तो जब मैंने उसको पास्ट में सामान बेचा होगा 1-2 महीने पहले, तो मैंने उसको एक एसेट बना लिया होगा, मुझे से पैसे देने, डेटर मिली एसेट, आज उसने पैसे दे दिए, पूरी डेटर वाली एसेट तो खत्म हो गई ना, पैसे लेने मुझे उससे, एसेट डिक्रीज करेगी। मुझे राम से पैसा मिला है, बैंक में जमा हो गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, वो क्रेडिट द गिवर। फिर हो गई जवाब। पॉइंट नंबर 27, रिपेयर ऑफ मशीनरी 2000 रुपए। अभी ऐसा क्वेश्चन को हमें मीनिंग समझना है इसका। रिपेयर ऑफ मशीन लिखा हुआ इसका मतलब क्या है कि मेरे बॉस ने मशीन खराब होने पर किसी मैकेनिक को बुलाया, उसने मशीन ठीक करवाई, उसको 2000 रुपए रिपेयरिंग के दिए, तो हमारे लिए एक्सपेंस हुआ कि इनकम हुई? एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। डेप्रिसिएशन बोलते हैं घिसावट, मशीन की वैल्यू डाउन हो गई, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये रिपेयर का पैसा जो मैकेनिक को दिया जाता है। सर मशीनरी वर्ड लिखना ऑप्शनल है, समझिए इस चीज को, समझिए इस चीज को। इवन नोट डाउन गलत में लिखवा, जो मैं अब लिखूं उसको नोट डाउन कर। सर ये वाला आंसर भी सही है, ये वाला आंसर भी सही है, तो दो आंसर कैसे हो सकते हैं? थोड़ा ना अकाउंटेंट जैसे मर्जी अकाउंट बनाए, तो सुनिए ध्यान से। सर ऑफिस के अंदर आइटम होती है बहुत सारी, एसी भी है, मशीन भी है, फ्रिज भी है, इन्वर्टर भी है, खराब सारी चीजें होती होगी कभी ना कभी, रिपेयरिंग सबकी होती होगी कभी ना कभी। तो अब हम अकाउंटेंट पर है कि हर एक रिपेयर का एक अलग खाता खोलें, या एक ही खाता रखें रिपेयर के नाम से, सबका उसके अंदर लिखते हैं। तो देखिए होता क्या है कि रिपेयर का खर्चा कोई बहुत मोटा खर्चा नहीं होता, प्लस ऑब्वियस सी बात है कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, काम की इंफॉर्मेशन जो बॉस जानना चाहेगा, बताओ एसी की रिपेयर पे कितना खर्चा, बताओ फ्रिज की रिपेयर पे कितना खर्चा। अगर हमारा बॉस स्पेशली कहता है बाय चांस कि मशीन की रिपेयर का अलग, एसी की रिपेयर का अलग, फर्नीचर की रिपेयर का अलग, सबका अलग खाता चाहिए, तो फिर ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, रिपेयर ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर करवाया, रिपेयर ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर ऐसा होता है। अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता तो हम अपने सिर्फ रिपेयर अकाउंट खोलते हैं। प्रैक्टिकली 99% केस में रिपेयर अकाउंट ही खोला जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे अकाउंट्स हैं हमारे पास, कितना बड़ा है, यहाँ हमारे पास ऑप्शन है घटाने का, वहाँ तो घटाएंगे। क्यों समझ लीजिए कि आप कोई सेमिनार अटेंड करने के लिए जा रहे हो, उसके लिए स्पेशल रजिस्टर नहीं बना हुआ, क्योंकि आपको पता है सेमिनार में साल में एक ही बार जाऊंगा, क्यों स्पेशल रजिस्टर बना? आप किसी नॉर्मल रजिस्टर के पीछे लिख लोगे, ऐसे ही करोगे। तो ये मशीन की रिपेयर भी हर में थोड़ी ना होगी, साल में 1-2 बार होगी, तो स्पेशल रजिस्टर क्यों बना उसके लिए? हम एक रजिस्टर बनाएंगे रिपेयर के नाम से, सबकी रिपेयर से लिख देंगे और नरेशन में मेंशन कर देंगे किस चीज़ की रिपेयर है, और अगर फ्यूचर में कभी जानना भी हो तो मशीन की रिपेयर किस चीज़ की होगी। क्लियर हो गई जी बात? हाँ जी सर, जो आपने 26 में लिखा है टू राम, इसकी जगह डायरेक्ट नहीं लिख सकते राम की जगह? देखिए मैंने राम को सामान बेचा उधार में, सपोज ये तो पैसे आ रहे हैं, राम को उधार सामान बेचा, तो मैं राम के लिए डेटा वर्ड लिखूं। अच्छा मान लीजिए आपसे फीस आए और मैं जुगल ना लिखूं, स्टूडेंट लिखूं, फिर इनसे फीस आई स्टूडेंट 2000, फिर इनसे फीस आई स्टूडेंट 3000, तो मुझे पता लग पाएगा किससे फीस आई। हाँ जी, टू लेटर तो मैं क्यों काम बढ़ाऊं? मैं कैसे करूं? स्टूडेंट जुगल, स्टूडेंट लिस्ट, मेरे सभी स्टूडेंट नहीं है,
ठीक बात है। हमने बुक्स अगर भेजी है किसी को और उसका नाम लिख रहा हूँ तो सफिशिएंट है वो। अगर डेटा लिखूँ तो पता लगेगा ना कौन सा डेटा है, और डेटा वर्ड साथ में एक्स्ट्रा क्यों लिखूँ जब नाम कोई लोग लिखता हूँ डेटा का डेटा, ठीक है। वैसे सही दोनों है ना, अगर डाटा लिख दिया तो सही होगा। हाँ सही। आगे बढ़ गए जी। पॉइंट नंबर 28, परचेज अ सेकंड हैंड मशीनरी 50,000। मशीनरी सर एसेट है हमारे लिए, बताइए मशीन आपकी एसेट बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है। बोलो ट्रेडिशनल के हिसाब से तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन एसेट इंक्रीज डेबिट, या फिर ऐसा बोलो डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन अकाउंट डेबिट होगा, पैसा जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेकंड हैंड, तो आपके आंसर से तो कहीं पता ही नहीं लग रहा कि सेकंड हैंड है। तो देखिए सर एक कंपनी के अंदर हजारों मशीन हो सकती हैं, कुछ पुरानी होंगी कुछ नई होंगी, हर मशीन का सेपरेट रजिस्टर नहीं बनेगा, मशीनरी को मशीनरी के नाम से ही लिखा जाएगा, चाहे नया हो चाहे पुराना हो। इसलिए चाहे सेकंड हैंड मशीन लिखा हो चाहे न्यू मशीन लिखा हो, मशीनरी लिखना है। ये काम स्टोर मैनेजर का होता है कि वो हर मशीन में ना कोडिंग दे देता है, जैसे M1, M4, M4/2022, M6/2021 ईयर के साथ साथ, ताकि कोई चोरी ना हो जाए, ये पता है कब खरीदी थी। वो स्टोर मैनेजर का काम है, हम अकाउंटेंट का काम नहीं है। हमारा ड्यूटी ये नहीं कि अपने कैबिन से उठ करके हम मशीन चेक करने जाएंगे कि आई थी कि नहीं आई। हमारा ऑफिस में बैठे बैठे का काम है। ऑफिस मशीन खरीदी जाएगी तो हमारे पास बिल आ जाएगा, मशीन खरीदी इतने रुपए की, लिख लो, हम लिख लेंगे, ठीक है। तो मशीन चाहे पुरानी हो चाहे नहीं हो, मशीनरी ऐसा डिक्रीज लेवल, कैश ऐसा डिक्रीज करके क्लियर हो गई बात। पॉइंट नंबर 29, रिपेयर ऑन अबव मशीन 2000 रुपए। जो मशीन लिखी हुई है ऊपर उसी पे रिपेयरिंग कराई है 2000 रुपए। सेम आंसर लिख लीजिए, सॉरी डिस्कस करता हूं। रिपेयर ऑफ मशीन के लिए सेम आंसर लिख लीजिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सॉरी डिस्कस करता हूं। सर 27 में लिखा हुआ है रिपेयर ऑफ मशीनरी, तो आंसर आपने लिखा है रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पॉइंट नंबर 29 में लिखा हुआ है रिपेयर ऑफ मशीनरी, तो आप बोल रहे हो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्वेश्चन सेम है लेकिन आंसर अलग अलग है, कोशिश करें समझने की। सर जब सेकेंड हैंड चीज खरीदते हैं तो जो बेचने वाला होता है वो उसका खर्चा नहीं करता कुछ। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई स्कूटर है, पुराना हो गया, मुझे उसको बेचना है, तो मैं एज ले जाऊंगा किसी डीलर के पास, तेरी स्कूटर दिखवाओ। अब जिसको नया लेना था लेकिन बजट उसको अलाउ नहीं कर रहा नया लेने का, तो वो सेकंड हैंड खरीद लेता है। खरीदते ही पहले वो उसकी मरम्मत करवाता, पेंटिंग करवाएगा, कोई पार्ट ज़्यादा खराब हो उसको चेंज करवा देगा, रिपेयरिंग करवाएगा वगैरह वगैरह, उसको फर्स्ट क्लास कंडीशन में ले आएगा। तो 50,000 रुपये की मैंने मशीन खरीदी सेकंड हैंड, उसमें कुछ पार्ट खराब हो रहे थे वो नए लगवा दिए, 2,000 रुपये खर्च हो गए मेरे उसमें। तो ये मशीन मुझे 52,000 की पड़ी, तो मैंने 2,000 रुपये उसको रिपेयर नाम का खर्चा नहीं लिखा, उसको मैंने मशीन की कॉस्ट में जोड़ दिया। मशीन ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है, मैंने 2,000 से और डेबिट कर दिया, मतलब मशीन मैंने महंगी कर दी, 52 की कर दी। ये तो बहुत पीछे लॉजिक। अक्सर एग्जाम में तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगी, कभी रिपेयर लिखना है, कभी रिपेयर मशीन लिखना है, ऐसे कैसे पता लगेगा। तो इसका रूल जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 में लिखा हुआ, जब तक एसेट रेडी टू यूज ना हो जाए तब तक के सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में ऐड होते हैं। ये लिखा होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10। तो अगर परचेज के टाइम ही कोई भी खर्चा हो रहा है, हम उसे ट्रांसपोर्टेशन में लेकर के आ रहे हैं फैक्ट्री तक, उसे इंस्टॉल करवा रहे हैं इंजीनियर से,
लेबर को पैसा देना, उसको उठा के रखने के, ये सारे खर्चे के लिए मशीन डेबिट, मशीन डेबिट, मशीन डेबिट। एक बार उसको इंजीनियर ने चालू कर दिया, अब उस पर काम करना चालू कर दिया हमने, अब फ्यूचर में कोई भी खर्चा होगा, रिपेयर अकाउंट डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट, रिपेयर अकाउंट। तो सर यूज से पहले तक मशीनरी, यूज के बाद रिपेयर। तो सर क्वेश्चन में कहाँ लिखा हुआ कि यूज हुआ कि नहीं हुआ, हमें कैसे पता लगे कितने डिटेल में इंफॉर्मेशन? तो देखो 27 में लिखा हुआ है सिंपली रिपेयर करवाया, उसका मतलब मशीन पहले टाइम खरीदी होगी, काफी टाइम पहले, और आज रिपेयर हो रही, नॉर्मल रिपेयर, रिपेयर अकाउंट है। 29 में स्पेशली मेंशन है कि जो हमने अभी अभी मशीन खरीदी थी ना, उस पे रिपेयर करवाई, विद परचेज के बाद का तुरंत का खर्चा, इसलिए मशीन डेबिट। क्वेश्चन से अगर आपको ऐसा पता लग पा रहा हो कि मशीन अभी खरीदी है इसलिए रिपेयर करवाया है, तो मशीनरी में डेबिट करोगे। और अगर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है तो नॉर्मल रिपेयर है, रिपेयर अकाउंट पे डेबिट करोगे। ध्यान रहेगा जी। तो एक ही क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, डिपेंड करता है टाइमिंग क्या है। चलो जितना करते हैं आज यहाँ तक रिवाइज करके लाएं, आगे का टाइम अप्लाई करके आ सकते हैं।